आवाज। नमस्कार, खबर हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ स्थित सिविल सचिवालय में हरियाणा विजन 2047 के एक्शन प्लान को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ये बैठक राज्य के दीर्घकालिक विकास मजबूत रोड मैप की दिशा में बेहद अहम माना जा रहा है। आपको बता दें, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प के अनुरूप हरियाणा को एक मजबूत, आत्मनिर्भर और अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना है। इसके साथ ही राज्य की सतत विकास दर यानी सस्टेनेबल ग्रोथ रेट को बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया गया। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और विकास योजनाओं की प्रगति, भविष्य की रणनीति और लक्ष्यों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। सरकार का मानना है कि हरियाणा विजन 2047 राज्य के आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास को नई दिशा देगा और आने वाले वर्षों में हरियाणा को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और इसी के साथ ये समीक्षा बैठक राज्य के भविष्य के विकास मॉडल को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 28 जून को पानीपत से पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की शुरुआत करेंगे। ये पहल राज्य में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और नागरिकों को सस्ती, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुविधा उपलब्ध कराना। इन इलेक्ट्रिक बसों के शुरू होने से न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि आपको बता दें, शहरी विकास परिवहन व्यवस्था भी अधिक सुदृढ़ और प्रभावी होगी। सरकार का दावा है कि आने वाले समय में हरियाणा के अन्य शहरों में भी इस तरह की इलेक्ट्रिक बस सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। बसें टोटल 45 बसेज हैं। 5 बसें ऑलरेडी सर्विस है। 40 बसें जो डिपो में आई है, उनका 28 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किया जाना है। ये बसें सिद्धू बॉर्डर, सोनीपत, गोहाना, सफेदो, करनाल, श्यामली, बापोली, बरसत और लोकल जो पब्लिक की और भी डिमांड है ना, उनके अनुसार इनका संचालन करवाया जाएगा। चार्जेस क्या रहेंगे? क्या चार्जेस क्या रखे टिकट के? क्या नॉर्मल फेयर है, जो HVSC बसों का जो नॉर्मल फेयर है ना, वही फेयर रहेगा। टाइमिंग्स क्या रहेंगे? टाइमिंग अलग अलग रूट की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। उसके हिसाब से प्राथमिक तौर पे जैसे भी लोड फैक्टर बढ़ेगा पैसेंजर, तो उसके हिसाब से इनकी फ्रीक्वेंसी तय की जाएगी। किसी रूट पे एक्सेस करो की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ और बढ़ा दी जाएंगी। पैसेंजर लोड के मुताबिक इनका संचालन करवाया जाएगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल को लेकर हरियाणा की कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अनिल विज ने कहा कि ये 12 साल भारत के लिए स्वर्णिम काल रहे, जिनमें जनता का विश्वास बढ़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हुआ और देश में डिजिटल क्रांति आई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की दिशा और दशा दोनों को बदल दिया। आपको बता दें, विज ने यह भी कहा कि आर्थिक मोर्चे पर भारत की स्थिति मजबूत हुई है और देश 11वें स्थान से बढ़कर 5वें स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने आगे कहा कि पहले भारत की छवि एक कमजोर देश की मानी जाती थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो आपको बता दें, अनिल विज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल से भारत एक स्वर्णिम काल में जी रहा है। भारत की आर्थिक रैंकिंग में सुधार हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आतंकवाद पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल क्रांति पर भी जोर दिया जा रहा है। तो स्वर्णिम काल जो है ये जो हैं ये जो हिंदुस्तान के
12 साल नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में पूरे हुए हैं। ये भारत का स्वर्णिम युग है। इसमें हर क्षेत्र में भारत ने तरक्की की है, जन विश्वास बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, डिजिटल क्रांति आई है, हमारी आर्थिक व्यवस्था को 11वें नंबर से उठा के 5वें नंबर पर कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान का जो इमेज था, दब्बू का इमेज था, आतंकवादी आते थे, गोलियां चलाते थे, मारते थे और हमारे नेता केवल श्रद्धांजलियां दे के अपने अपने ड्राइंग रूमों में चले जाते थे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पंचकुला में हरियाणा के डीजीपी अजय सिंघल ने विभागीय समीक्षा और सरकार के विजन प्लान को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की है। डीजीपी अजय सिंघल ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में पुलिस विभाग की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने विजन 2030 और 47 को लेकर सभी विभागों की गहन समीक्षा की है और आगामी लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से तय किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से पुलिस विभाग पर अधिक समय दिया और कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश और मार्गदर्शन भी दिया। पिछले कुछ दिनों में हमारे डिपार्टमेंट का काफ़ी रिव्यू हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले तो विज़न 2030 और 2047 में हमारा काफ़ी डिटेल में रिव्यू किया और हमारे टारगेट सेट किए कि आने वाले हम 5 साल में और 2047 तक 20 साल में हम कैसे कैसे हमारे टारगेट्स होंगे और वो सभी डिपार्टमेंट का वो रिव्यू कर रहे हैं। और पुलिस में उन्होंने कुछ ज़्यादा वक्त भी लगाया और हमारे को निर्देश भी दिए और मार्गदर्शन भी दिए। उसके बाद 11 मई को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक डिटेल्ड पुलिस डिपार्टमेंट का रिव्यू किया और हर पहलू पे उन्होंने जानकारी प्राप्त करी और अपने जो आइडियाज़ थे, जो अपने थॉट्स थे, वो हमसे शेयर किए, हमें मार्गदर्शन दिया और हमें गाइडेंस दी कि हमने कैसे काम करना है और जो हमारी कमी पेशियाँ थी वो भी बताई और जो जिसमें हमने अच्छा काम किया है उसमें हम अपनी संतुष्टि। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। चरखी दादरी से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां सीआईए पुलिस ने बौंदकला थाना क्षेत्र के गांव सांवड़ में हुए बहुत चर्चित पीजीटी शिक्षक ललित कुमार हत्याकांड के 2 मुख्य शूटरों को एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नितिन उर्फ कालिया और नीतीश उर्फ लासी के रूप में हुई है। ये दोनों आरोपी हत्या की वारदात के बाद से फरार चल रहे थे। पुलिस के अनुसार ये कार्रवाई बेहद साहसिक मुठभेड़ के बाद की गई, जिसमें दोनों मुख्य आरोपियों को दबोच लिया गया। वहीं मामले को लेकर दादरी के डीएसपी कप्तान सिंह ने भी जानकारी दी है और पुलिस की कार्रवाई की पुष्टि की। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और पूरे नेटवर्क की कड़ियों को खंगाला जा रहा है। पुलिस अधीक्षक श्री लोकेश कुमार PIPS के दिशा निर्देशानुसार कार्रवाई करते हुए सीआईए स्टाफ दादरी की टीम द्वारा ललित हत्याकांड बौंदकला में शामिल आरोपी नितिन व नीतीश वासी बौंदकला को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से 4 देसी पिस्तौल व 4 राउंड जिंदा बरामद किए गए हैं। तो मुठभेड़ कैसे हुई? कल दिनांक 24/5/2026 को रात्रि के समय सीआईए स्टाफ की टीम अपराधी रोकथाम के संबंध में बाडरा थाना के क्षेत्र में गश्त पर थी, तो टीम इंचार्ज एसआई विशाल को सूचना प्राप्त हुई कि बौंदकला गांव में हुए ललित हत्याकांड के आरोपी नितिन व नीतीश एक बगैर नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर सवार होकर गांव लाड की तरफ से गांव नांदा की तरफ आएंगे और वो कोई
अपराध करने के लिए इस इलाके में घूम रहे हैं। जिस सूचना पर सीआई की टीम द्वारा गांव लाड के पास नांदा के पास में लाड रोड पर नांदा के पास नाकाबंदी की गई, तो कुछ समय बाद गांव लाड की तरफ से एक मोटरसाइकिल आई, जिसको पुलिस पार्टी ने रोकने का इशारा किया तो मोटरसाइकिल सवार एकदम अपनी बाइक को पीछे मोड़कर भगा लिया, वापस भाग लिए, जिसका गाड़ियों में सवार होकर पुलिस पार्टी ने पीछा किया और उनके नज़दीक पहुंचकर उनको रुकने के लिए कहा और आत्मसमर्पण करने के बारे चेतावनी दी गई। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। नौतपा की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, इस भीषण गर्मी के चलते जहां सड़कों पर सन्नाटा और बाजारों में रौनक कम दिखाई दे रही है, वहीं लोग खुद को गर्मी से बचाने के लिए अलग अलग तरह के उपाय करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया। आपको बता दें, डॉक्टर अनिल अभिनंदन ने बताया कि नौतपा के दौरान विभाग 24 घंटे तैयार है और इसके लिए विशेष व्यवस्थाएं भी की गई हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि तेज धूप के समय घर से बाहर निकलने से बचें और ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करें। उन्होंने ये भी बताया कि स्वास्थ्य केंद्रों पर ORS के पैकेट उपलब्ध कराए गए हैं, जिन्हें जरूरतमंद लोग निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर ने लोगों से अपील की है कि इस मौसम में अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें और सतर्क रहें। जैसे कि आप सबको मालूम है कि नौतपा स्टार्ट हो चुका है और लू का बहुत ज़्यादा ही बाहर चलने लगी है, तो डीसी चंबाला सिटी की इसको काउंटर करने के लिए बहुत ही बेहतरीन तैयारी है। हमारे पास एक सेपरेट ORS काउंटर है, एक अलग से कमरा बना है हीट स्ट्रोक पेशेंट्स के लिए, और जहाँ पर हमारा स्टाफ 24/7 डॉक्टर्स और बाकी सारा प्रोफेशनल स्टाफ तैयार रहेगा इसको काउंटर करने के लिए। तो बचाव के लिए क्या है? बचाव के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपको हाइड्रेशन मेंटेन करना, जिसमें है कि अगर आप सादा पानी भी पी सकते हैं तो बेहतरीन, बट बेस्ट रहेगा कि आप ORS पिए, नहीं तो नमकीन लस्सी के ऊपर भी जोर रखें। और अवॉइड करना है जब दोपहर को, जब डायरेक्ट धूप तेज रहती है, इस टाइम पे बाहर निकलना अगर अवॉइड किया जाए तो सबसे बेस्ट है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। यमुना नगर निगम की मेयर सुमन बेहमनी आज एक्शन मोड में नजर आई। उन्होंने शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें, निरीक्षण के दौरान मेयर ने नेहरू पार्क, छोटी लाइन और प्यारा चौक पहुंचकर सफाई मित्रों की हाजिरी जांची। इस दौरान कुछ सफाई मित्र वर्दी की ड्यूटी करते पाए गए, जिस पर मेयर ने सख्त नाराजगी जताते हुए सभी को वर्दी में ही ड्यूटी करने के निर्देश दिए और जिम्मेदारी के साथ शहर को स्वच्छ बनाने की अपील की। इसके बाद मेयर ने उन डंपिंग पॉइंट का भी निरीक्षण किया जहां लोगों द्वारा खुले में कूड़ा फेंका जा रहा था। रामपुरा कॉलोनी में एक व्यक्ति को खुले में कूड़ा फेंकते हुए पकड़ा गया, जिस पर मेयर ने उसे मौके पर ही स्वच्छता का पाठ पढ़ाया और अधिकारियों को उसका चालान काटने के निर्देश दिए। मेयर ने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सफाई व्यवस्था पर उन्होंने ये औचक निरीक्षण किया। सफाई कर्मचारियों की जहां तक हाजिरी का सवाल है, 7:15 बजे तक उनकी अटेंडेंस कंप्लीट होके वो फील्ड में चले जाने चाहिए और इसी प्रकार की व्यवस्था मुझे मिली है कि कर्मचारी टाइम से पहुंचे, अटेंडेंस भी उनकी ठीक रही है। लेकिन 1-2 कमी नज़र आई हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे आपने आई कार्ड बनवाए हैं तो वो आई कार्ड सभी के गले में हों, सभी के पास हों, और उसके साथ साथ यूनिफॉर्म जो उनको दी गई है उसके अंदर कमी पाई गई कि अपने कर्मचारी के बारे में हमारे को पता होना चाहिए, ये कर्मचारी, उसकी पहचान होनी चाहिए कि ये हमारा सफाई मित्र है, तो वो यूनिफॉर्म में नहीं मिले हैं। उसके साथ साथ कुछ ऐसी मुझे कमियां नज़र आई हैं जो कि नागरिकों के द्वारा, हालांकि हमारे टिप्पर लगे हुए हैं, हमारी गाड़ियां लगी हुई हैं, हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी मेरे को कई जगह डंपिंग पॉइंट नज़र आए हैं जो कि बिल्कुल सड़क के ऊपर है। तो नागरिकों से मेरा अनुरोध है, पहले भी मैं कई बार अनुरोध कर चुकी हूँ अखबारों के माध्यम से और विभिन्न जो चैनल हैं हमारे, उनके माध्यम से सभी को ये सूचना दी गई है कि आप इस प्रकार से डंपिंग पॉइंट ना बनाएं, अपने कूड़े को जो आपके पास साधन आ रहे हैं उसी में डालने का कष्ट करें। इस प्रकार से सड़कों पे डालना एक प्रकार की बहुत बड़ी बीमारी है और लोगों को इससे बड़ी असुविधा होती है। तो इस प्रकार की जो अव्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। नागरिकों से अनुरोध है कि कोई भी यदि मुझे पकड़ा गया तो उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी।
तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।